नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाच्य। देखिए, इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण में अपने काफी सारे टॉपिक्स जो है क्लियर कर लिए हैं। हमने शुरू की थी यहाँ पर भाषा से लेकर भाषा, लिपि और व्याकरण हमने पढ़ा था, जिसमें हमने व्याकरण के तीनों जो भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, तीनों को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। और उसके बाद हमने यहाँ पर टॉपिक पढ़ा था पद परिचय, उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा कारक और उसके बाद जो हमारा नया टॉपिक था वो है वाच्य। तो यहाँ पर हम अपने लास्ट सेशन में वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं और वाच्य परिवर्तन संबंधित जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है उसको पढ़ रहे थे। तो काफी सारी चीजें हमने इसमें पढ़ ली थी, जैसे वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद और उसके बाद उसका जो लास्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पर शेष है वाच्य परिवर्तन। और देखिए, मैंने यहाँ पर सबकी विशेषताएं भी आपको बताई थी कि अगर वाच्य का भेद, अगर आपका कृतवाच्य है तो वो कैसे कृतवाच्य है, क्यों कृतवाच्य है, अगर कर्मवाच्य है तो वो क्यों कर्मवाच्य है, अगर भाववाच्य है तो वो क्यों भाववाच्य है। तो इस तरह से तीनों को एक्सप्लेन हमने यहाँ पर कर दिया था। तो आज के सेशन में हम अपने पिछले टॉपिक को एक बार रिवाइज करेंगे और कंटिन्यू करेंगे अपने आगे के टॉपिक को। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर सबसे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ी थी वाच्य की परिभाषा। और देखिए, वाच्य की जो परिभाषा है उसमें यहाँ पर मैंने आपको जो सबसे मेन चीज बताई वो बताई वाच्य का अर्थ, यानी कि वाच्य कहते किसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द में मैंने आपको बताया कि वाच्य का अर्थ होता है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी कि वाक्य में किस विषय की प्रधानता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर हमें इसी के माध्यम से पता चल जाता है कि ये कौन सा वाच्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, आयुष पुस्तक पढ़ता है, संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है, श्रृंखला से गाया नहीं जाता। तो इस तरह के मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए थे, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे और जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो वाच्य होते हैं उसमें क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है, ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया जो होती है, कोई भी वाक्य जो है उसमें प्रयुक्त क्रिया जो होती है वो क्रिया का जो रूप है, ठीक है, वो किसके आधार पर है, कर्ता के आधार पर है, कर्म के आधार पर है या भाव के आधार पर है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सरल शब्दों में परिभाषा यहाँ पर बताई थी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रकट हुई है उसे वाच्य कहते हैं। और इसी के आधार पर यहाँ पर हमने वाच्य के 3 भेद आपको बताए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने तीनों भेदों को आपको क्लियर किया कि सबसे पहला कृतवाच्य। कृतवाच्य में मैंने आपको बताया कि जिसमें क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है, क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। अगला हमने पढ़ा यहाँ पर, अब देखिए इसके भी एग्जाम्पल, इसके उदाहरण मैंने आपको आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, बहुत अच्छे से बताए हैं। दूसरा हमने बताया कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में मैंने कहा कि क्रिया का जो मुख्य जो संबंध होता है वो कर्म के साथ होता है, न कि कर्ता के साथ। और जो भाववाच्य होता है उसमें क्रिया का संबंध ना तो कर्ता से होता है और ना ही कर्म से होता है, वाक्य में जो भाव आ रहा है उससे होता है, इसीलिए इसको भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था कृतवाच्य को। सबसे पहले हमने एक एक करके यहाँ पर कृतवाच्य के विषय में पढ़ा था। ठीक है, कृतवाच्य के विषय में हमने यहाँ पर क्या जाना था कि जिसमें जिसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, यानी कि क्रिया का जो रूप है, रूप यानी कि लिंग और वचन, वो कर्ता के अनुसार होते हैं, अर्थात क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर एग्जाम्पल उदाहरण मैंने काफी सारे आपको दिए। मुन्ना सोता है, मोहन फल खाता है, रामू पुस्तक पढ़ता है, लड़कियां गीत गाती हैं, सोनल कपड़े सी रही है, रोहन खाना खा रहा है। यानी कि जितनी भी इन वाक्यों में क्रिया है वो सब क्या है, कर्ता के आधार पर है, काम करने वाले के। और देखिए ये जो लास्ट सेशन में मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, बताया था, और इसी कारण मैंने ये यहाँ पर इरेज भी नहीं किया ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट सेशन में। तो ये चीजें यहाँ पर क्लियर की मैंने, और ये मैंने आपको बिल्कुल अलग अलग करके भी बताया कि क्यों हम इसको कृतवाच्य कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने उदाहरण दिया, मोहन फल खाता है, ठीक है, मोहन क्या है, कर्ता है, और मोहन क्या है, एक वचन है, मोहन क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो अब उसी के आधार पर हमने कहा जिसमें क्रिया का रूप जो है यानी कि क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। तो क्रिया है यहाँ है, ठीक है। तो देखिए एक वचन ही क्रिया है और पुल्लिंग भी, क्रिया पुल्लिंग भी है, ठीक है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल, अगला उदाहरण मैंने आप लोगों को दिया था, लड़कियां गीत गाती है, लड़कियां गीत गाती है। अब इसमें कर्ता कौन है, लड़कियां हैं, यानी कि गीत गाने का काम कौन कर रहा है, लड़कियां कर रही हैं। तो लड़कियां गीत गाती हैं जिसमें कर्ता लड़कियां हैं, और ये शब्द जो है बहुवचन शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है। तो बिल्कुल आप गाती हैं यानी कि जो क्रिया शब्द है उसको आप देखिए वो भी बहुवचन है, गाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको है और है में अंतर भी क्लियर किया है, ठीक है। तो है यानी कि बहुवचन, तो गाती है, लड़कियां गीत गाती हैं, लड़कियां स्त्रीलिंग शब्द, बहुवचन शब्द, गाती हैं क्रिया है, बहुवचन है और स्त्रीलिंग भी है, ठीक है। तो इस तरह से कृतवाच्य को मैंने यहाँ पर आपके लिए क्लियर किया। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में भी मैंने आपको यही सारी चीजें यहाँ पर क्लियर की थी कि किसे कहते हैं कर्मवाच्य। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कर्मवाच्य में भी जो क्रिया का रूप होता है, क्रिया का रूप अर्थात क्रिया के जो लिंग और वचन होते हैं वो कर्ता के अनुसार ना होकर, कर्ता यानी कि काम करने वाले व्यक्ति के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होते हैं, जो वाक्य में कर्म एक तरह से प्रयुक्त होता है। और इसके लिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक चीज आपको नोट करवाई थी कि दोनों प्रकार की क्रिया प्रयोग की जा सकती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कृतवाच्य में क्या होता है कि दोनों प्रकार की क्रिया हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है, क्योंकि ये आपका कृतवाच्य है। यहाँ पर कर्म की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कर्म का कोई महत्व नहीं है। लेकिन यदि हम कर्मवाच्य पढ़ रहे हैं तो वहां पर तो फिर कर्म का ही महत्व है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है कि कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित होता है और क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, ठीक है। कर्म हमेशा उपस्थित होता है और जब कर्म उपस्थित होगा तो क्रिया सकर्मक होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मैंने आपको लाइन लिखवाई थी और इसमें मैंने आपको बताया था इसमें हम कर्ता के तुरंत बाद जो है से या द्वारा या के द्वारा शब्द का प्रयोग करते हैं, से द्वारा या के द्वारा शब्द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, किसान से हल चलाया जाता है, मालिन द्वारा हार बनाया जाता है, अब बच्चों से फुटबॉल खेला जाता है। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको क्लियर किया कि इसको कर्मवाच्य क्यों कहते हैं। तो हमने कहा कि जिसमें क्रिया का रूप अर्थात लिंग और वचन कर्ता के कर्म के अनुसार हो, ठीक है। अब यहाँ पर किसान से हल चलाया जाता है, तो कर्म क्या है, हल, कर्म क्या है, हल, ठीक है। तो हल चलाया जाता है, हल शब्द जो है कर्म है और क्रिया उसी के आधार पर लिखी गई है। अब यहाँ पर फिर से देखिए, मालिन द्वारा हार बनाया जाता है, मालिन, मालिन कौन है, मालिन वो है जो काम को कर रही है यानी कि करता है। तो यहाँ पर कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार, तो कर्म क्या है, हार बना रही है, हार उसका कर्म है, ठीक है। तो मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए हार शब्द जो है वो यहाँ पर कर्म है, तो कर्म आप देखेंगे एक वचन है
और पुल्लिंग शब्द है। और क्रिया देखिए जाता है, एक वचन है और पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह से अगला उदाहरण यहाँ पर मैंने आपको दिया, बच्चों से फुटबॉल खेला जाता है। बच्चों से, अब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्या है, कर्ता है। इसीलिए क्योंकि हमें कर्ता से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं बच्चों, बच्चों यानी कि ये एक बहुवचन शब्द है। लेकिन हमें तो यहाँ पर कर्म से काम है, तो कर्म है फुटबॉल, क्रिया है खेला जाता है। ठीक है, तो कर्म आपका एक वचन है और पुल्लिंग शब्द है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो आपका क्रिया, आपकी क्रिया है वो भी आपकी एक वचन और पुल्लिंग है। ठीक है, इसीलिए इसको कर्मवाच्य कहा। तो ये सारी चीजें देखिए मैंने बिल्कुल भी इसी कारण से यहाँ पर इरेज नहीं की है, ताकि आप लोगों को सारी चीजें जो है अच्छे से समझ आ जाए एक बार में। दूसरा देखिए हमने यहाँ पर भाववाच्य, और देखिए लास्ट जो हमने यहाँ पर कर्मवाच्य पढ़ा उसमें जो एक जरूरी चीज सबसे मेन थी वो थी कि इसमें क्रिया जो है सकर्मक होती है, यानी कि कर्म उपस्थित होता है। ठीक है, तो सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं आपने पढ़ी है। सकर्मक यानी कि कर्म के साथ, अकर्मक यानी कि कर्म के बिना। ठीक है, तो देखिए इस तरह से अब यहाँ पर जो हम अगला पढ़ रहे हैं वो है हमारा टॉपिक भाववाच्य। तो भाववाच्य में क्या होता है, क्रिया का जो रूप होता है, रूप अर्थात लिंग और वचन। ठीक है, तो क्रिया का जो रूप होता है ना तो कर्म कर्ता के अनुसार होता है ना कर्म के अनुसार होता है, ये सीधे सीधे वाक्य में प्रयुक्त भाव के अनुसार होता है। और यानी कि इसमें क्रिया के जो पुरुष वचन लिंग होते हैं वो कर्म के अनुसार ना होकर, कर्ता के अनुसार ना होकर हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, अकर्मक होते हैं और एक वचन होते हैं। यानी कि हमेशा लिंग पुल्लिंग ही रहेगा और क्रिया हमेशा अकर्मक रहेगी, वचन हमेशा एक वचन रहेगा। क्लियर हुआ? भाव वाच्य में ना तो कर्ता के अनुसार लिंग वचन होंगे, ना ही कर्म के अनुसार लिंग वचन होंगे। लिंग वचन कैसे होंगे, पुल्लिंग रहेगी क्रिया हमेशा, और अकर्मक होगी और एक वचन होगी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको यहाँ पर। तो इस, और दूसरी सबसे मेन चीज आप यहाँ पर उदाहरण में भी देख सकते हैं, नानी से चला नहीं जाता, रागिनी के दादाजी से पढ़ा नहीं जाता, और यहाँ पर उससे खाया नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे शब्द जो हैं वो आपके कैसे हैं, नकारात्मक यानी कि निषेधार्थक। निषेधार्थक यानी कि नहीं, यहाँ पर कह रहे हैं, निषेध प्रकट कर रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा, नानी से चला नहीं जाता, रागिनी के दादाजी से पढ़ा नहीं जाता, और निर्मला से खाया नहीं जाता, उससे लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं जो आपके भाववाच्य, वो सभी प्रायः निषेधार्थक यानी कि निषेध प्रकट करने वाले होते हैं, नकारात्मक होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे जो मेन चीज हमने यहाँ पर पढ़ी थी वो हमारी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था जो आपका टॉपिक था यहाँ पर वाच्य परिवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पर वाच्य परिवर्तन में आपको देखना है कि कैसे हम वाच्यों को परिवर्तित करते हैं। इसके लिए आपको क्या है, क्लियर हो गई होंगी चीजें, यानी कि सबसे पहले आपको वाच्य की परिभाषा पता चल गई है और उसके बाद आपको वाच्य के भेद पता चल गए हैं। तो वाच्यों के भेद में आपने पढ़ लिया है कि कर्म वाच्य क्या है, कृत वाच्य क्या है और भाव वाच्य क्या है। तो इसीलिए अब आपको सबकी विशेषताएं पता है, अब आपको परिवर्तित करना है। सबसे पहले आपने परिवर्तित करना है कृतवाच्य से कर्मवाच्य में। ठीक है, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में आपने परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले देखिए, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो आपके निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं उनको आप बिल्कुल एज इट इज अपनी कॉपी में नोट करेंगे। जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप बिल्कुल इसी तरह से अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अगर आपको कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है तो आपको क्या करना होगा, तो देखिए सबसे पहले
क्रिया को कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदला जाता है। ठीक है, तो यानी कि पहले क्योंकि कृतवाच्य है तो यानी कि जो आपको वाक्य दिया गया होगा वो कर्ता के अनुसार होगा, उसमें लिंग और वचन। तो यहाँ पर सीधे सीधे हमें क्या करना है, कर्ता के लिंग और कर्ता के अनुसार से हटाकर हमें सीधे उसको कर्म के अनुसार बदल देना है, कर्म के अनुसार लिख देना है। ठीक है, अब कर्ता के बाद यहाँ पर कुछ नहीं लगता, यानी कि तुरंत आपका हो जा एग्जाम्पल होता है सीधे, जैसे मैंने कहा कि सोनल कपड़े सी रही है, रोहन खाना खा रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं लिखी जाती, लेकिन यहाँ पर कर्ता के बाद जो कर्ता कारक, जो आपके कर्ता के बाद जो आपका चिन्ह है वो कर्ता के बाद जो आपका चिन्ह है वो से और के द्वारा, ठीक है, से और के द्वारा शब्द जोड़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए किस तरह से यहाँ पर बताया गया है। कृतवाच्य और कर्मवाच्य दो उदाहरण दिए हैं और उन दोनों को यहाँ पर चेंज किया गया है, बदला गया है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स मैं भी आपको यहाँ पर दूंगी, पहले आप इनको देखिए जो यहाँ पर नोट किए गए हैं, और ये दो जो आपको लाइनें लिखाई गई हैं उनको आप जरूर पढ़े। मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, ये कृतवाच्य है, यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है। मैंने लिखा इस पत्र को, मैंने यानी कि मैं कौन है, कर्ता। ठीक है, वो अपने बारे में कह रहा है कि मैंने पत्र लिखा। ठीक है, तो ये आपका कृतवाच्य है, लेकिन अगर इसी को आपने कर्म में बदलना है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, मुझसे पत्र लिखा गया, मुझसे पत्र लिखा गया। अब आपने अपने ऊपर से हटाकर अपने कर्म को प्रमुखता दी कि मुझसे पत्र लिखा गया, लिखा गया। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा उदाहरण, वह दिन में दूध पीता है, वह दिन में दूध पीता है, ये क्या है आपका कृतवाच्य। कैसे, वह, यहाँ पर जो शब्द है वो एक वचन और पुल्लिंग के तौर पर दिया जाता है और गया है, और बिल्कुल क्रिया भी उसी के आधार पर लिखी गई है कि वह दिन में दूध पीता है, पीता है। ठीक है, और कर्मवाच्य में देखिए, उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है, उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल मैं एक और यहाँ पर एग्जांपल आपको देती हूँ, नंबर 3 नोट करेंगे बिल्कुल इसी के साथ। रवि पुस्तक पढ़ता है, रवि पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, चलिए इसको फटाफट चेंज कीजिए, चेंज करने की कोशिश कीजिए। रवि पुस्तक पढ़ता है, क्या करना है हमने, क्रिया को कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदलना है और कर्ता से के बाद से या के द्वारा शब्द जोड़ दिया जाता है। रवि पुस्तक पढ़ता है, क्या लिखेंगे, रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है, रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे देखिए, सुधा गीत गा रही है। नंबर 4 अगला एग्जाम्पल देखिए, सुधा गीत सुधा गीत गा रही है। अब यहाँ देखिए, सुधा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, गीत गा रही है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर सुधा के ही आधार पर क्रिया लिखी गई है, क्योंकि सुधा एक वचन है और स्त्रीलिंग है, क्रिया भी आपकी एक वचन और स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर हमें इसको कर्म वाच्य में बदलना है, यानी कि इसमें हमें कर्म की प्रधानता दिखाना है, तो फिर हम कैसे करेंगे इसको? हम लिखेंगे सुधा के द्वारा गीत गाया जा रहा है। सुधा के द्वारा गीत गाया जा रहा है। सुधा के द्वारा गीत गाया जा रहा है। हमने कहा कि यहाँ पर जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी? वो फिर कर्म के अनुसार हो जाएगी। अभी तक क्रिया किसके अनुसार थी? कर्ता के अनुसार थी। और जब हम उसको कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदल देंगे तो क्रिया जो है आपके कर्म के अनुसार हो जाएगी। जैसे हमने कहा सुधा गीत गा रही है, सुधा गीत गा रही है, तो यहाँ पर क्रिया कर्ता के आधार पर लिखी गई है। किसके आधार पर लिखी गई है? कर्ता के आधार पर लिखी गई है। और कर्ता क्या है? सुधा है, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन शब्द है। तो क्रिया भी आपकी स्त्रीलिंग शब्द है, रही है, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है। लेकिन अब आपने जब उसको बहुवचन, जब आपने उसको कर्मवाच्य में बदला, तो क्या करते हैं? कर्मवाच्य में बदलने के लिए सबसे पहले तो आप कर्म के लिंग वचन के अनुसार उसको बदल देंगे। यानी कि जैसा आपका कर्म का लिंग होगा, जैसे आपका कर्म का वचन होगा, वैसे आप उसको चेंज कर देंगे। और कर्ता के तुरंत बाद आप से, द्वारा या के द्वारा शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सुधा, इसको ध्यान से देखिएगा, जो सुधा है ये आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है, ये आपका क्या है? स्त्रीलिंग है और एक वचन है, ठीक है। और लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि सुधा के द्वारा गीत गाया जा रहा है। अब सुधा गा रही है या कोई और गा रहा है इससे मतलब नहीं, लेकिन काम क्या हो रहा है? हो रहा है गीत गाना, ठीक है। ये गीत क्या है? आपका कर्म है, ठीक है। इसी के आधार पर, यानी कि इसी के रूप के आधार पर, इसके लिंग के आधार पर, इसके वचन के आधार पर हमारी जो क्रिया होगी उसको लिखा जाएगा। तो गीत कैसे यहाँ पर है? गीत आपका एक वचन शब्द है और आपका पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए रहा है, गाया जा रहा है, गीत गाया जा रहा है। तो गीत जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है और एक वचन शब्द है। तो इस तरह से आपकी क्रिया भी पुल्लिंग और एक वचन हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ? कृतवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदला जाता है? कृतवाच्य को कर्मवाच्य से बदलने के लिए क्या करना होता है? अब देखिए फटाफट जरा सा 2 होमवर्क नोट कर लीजिए और आप ये इसको घर से करके लाएंगे। जरा सा नोट कर लीजिए फटाफट, 2 होमवर्क नोट करेंगे। रमेश टीवी देखता है। ये होमवर्क है आप लोगों का, इसको आपने बदलना है। ये आपका कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है ये आपका। ये आपका कृतवाच्य है और इसको आपने बदलना है कर्मवाच्य में, ठीक है। रमेश टीवी देखता है, इसको आपने कर्मवाच्य में बदलना है। नोट कर लीजिए, रमेश टीवी देखता है। और दूसरा, कबूतर आकाश में उड़ते हैं। नोट कर लीजिए दूसरा भी, कबूतर आकाश में उड़ते हैं।
कबूतर आकाश में उड़ते हैं, ये भी आपका कृतवाच्य है और इसको भी आपने कर्मवाच्य में बदलना है। ठीक है, ये दोनों ही आपके कृतवाच्य हैं और दोनों को ही आपने कर्म में बदलना है। और 4 एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर दे चुकी हूँ, 4 उदाहरण मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर दे चुकी हूँ। तो ये था कि किस तरह से हमारा जो कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है, वो कर्मवाच्य में बदलेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। पहला कि आपका लिंग और जो वचन है वो आपका कर्म के अनुसार हो जाएगा। दूसरा आपका से या के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। तीसरा मुख्य धातु। अब देखिए मुख्य धातु किसे कहते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर डिस्कशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। मुख्य धातु में जो वाक्य में क्रिया की मुख्य धातु होती है, क्रिया के मूल रूप को मुख्य धातु कहते आपका धातु कहते हैं। तो कर्म के बाद जो आपका मुख्य धातु है उसमें आ अथवा या जोड़ देंगे और एक तरह से ये आपका क्या बन जाएगा, कर्मवाच्य बन जाएगा। आ अथवा या जोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि वह दिन में दूध पीता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखा कि उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है, पिया जाता है, पिया जाता है। ठीक है, तो पी आपका मूल धातु है और यानी कि मुख्य क्रिया है, मूल रूप से है धातु का, जो क्रिया का मूल रूप है। तो उसमें हमने या जोड़ दिया। ठीक है, उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर कर दी हैं और 2 जो एग्जाम्पल दिए हैं ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है अगला, वो है कृतवाच्य से भाववाच्य। देखिए कृतवाच्य से कर्मवाच्य बना लिया हमने, अब हम बनाएंगे कृतवाच्य से भाववाच्य। तो कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए क्या क्या याद करना जरूरी है, कृतवाच्य की विशेषताएं पता होनी चाहिए, यानी कि कृतवाच्य है क्या, तब आप, और भाववाच्य की विशेषताएं पता होनी चाहिए, तब आप एक कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। सबसे पहला आपका शब्द है कि कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है, कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। दूसरा है भाववाच्य की जो क्रिया होती है। ठीक है, भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, अन्य पुरुष में किया जाता है, हमेशा एक वचन और अन्य पुरुष में किया जाता है। अन्य पुरुष जानते हैं ना किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है जो बात कर रहा हो, मध्यम पुरुष होता है जिससे बात की जा रही हो, अन्य पुरुष होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो ये क्रिया को अन्य पुरुष और एक वचन में इसमें कर दिया जाता है। जैसे सबसे इसका मेन यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, हिरण दौड़ता है। ठीक है, हिरण दौड़ता है। और भाववाच्य के लिए मैंने ज्यादातर बताए थे कि वाक्य निषेधार्थक होते हैं, निषेध प्रकट करने वाले होते हैं। तो जैसे हिरण दौड़ता है, हिरण से दौड़ा जाता है। पक्षी रात को सोते हैं, पक्षियों से रात को सोया जाता है। ठीक है, और भी यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे उदाहरण मैंने यहाँ पर बताए थे। जैसे वह नहीं सोता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देती हूँ, वह नहीं सोता है, वह नहीं सोता है। और देखिए क्या लिखना है इसमें, हमने क्या लिखना है, उससे सोया नहीं जाता, उससे सोया नहीं जाता। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप देखिए कि भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग सदैव एक वचन और अन्य पुरुष में किया जाता है, ये हमने पढ़ लिया। और भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर
नकारात्मक रूप में किया जाता है, निषेधार्थक रूप में भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये टॉपिक हमने यहाँ पर काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया है और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ भी आ रहा होगा। चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको देती हूँ, उसको आप घर से सॉल्व करके आएंगे। होमवर्क है, रवि हंसता है। रवि, इसको आपने भाववाच्य में बदलना है, रवि हंसता है। ये नोट कर लीजिए, रवि हंसता है, और इसको आपने बदलना है कृतवाच्य से भाववाच्य में। तो इस तरह से आज हम यहाँ पर वाच्य परिवर्तन संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि काफी अच्छे से आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। फिर भी यदि कोई भी डाउट होता है टॉपिक से रिलेटेड तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। काफी सारी चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।